हेलो एवरीवन। टीटीएस थर्ड का सॉल्यूशन है और हमारे जो जूलॉजी में जो 136 क्वेश्चन जो है के बारे में मैं आपको बता 136 जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट है मैं आपको बताता हूँ। बायलैटरल सिमेट्री से संबंधित क्या कहते हैं, कौन सा स्टेट बायलैटरल सिमेट्री करेक्ट है। यहाँ पर देखिए आप लगभग ऊपर के दो करेक्ट हैं। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल होल्स बाय द सिंगल एंड ओनली बात है। बॉडी ऑर्गेनिज्म जो बायलैटरल शो करते हैं ऑर्गन साइड टू साइड में होते हैं ना, क्या होते हैं पर सेंट्रल एक्सिस के यहाँ पर इक्वल दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 है स्पाइडर एंड क्रेब शो द बायलैटरल सिमेट्री। सही बात है, आंसर थर्ड आएगा कि बायलैटरल सिमेट्री शो नहीं करते। इट इज फाउंड इन ऑल इनवर्टिब्रेट्स एंड फ्यू वर्टिब्रेट्स, इनका कहना है बायलैटरल पाई जाती है मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, इनवर्टिब्रेट्स में मैक्सिमम में पाई जाती है, वो छोड़ रेडियल सिमेट्री होती है। इसी वजह से इसके अंतर्गत यहाँ क्योंकि सभी ऑल इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो बायलैटरल रेडियल सिमेट्री रखते हैं। क्या हुआ क्या हुआ 137। 137 में क्या है, ये सीधा सा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से सबके सब सोचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। भाई सबसे पहले मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर देखा गया था। मेटामेरिक सेगमेंट सबसे पहले एनिलिडा में देखा गया था। मेटामेरिक सेगमेंट का मतलब आपको सब पता होगा। मेटामेरिक जो सेगमेंटेशंस होते हैं क्या है, के अंदर ये बताया गया था बॉडी जो होती है ना वो डिवाइडेड होती है। बॉडी डिवाइडेड होती है किसके अंतर्गत, सेम सेगमेंट्स। मतलब सेम सेगमेंट्स मतलब एक जैसे सेगमेंट्स समान बिल्कुल एक जैसे खंड होते हैं जो सेगमेंटेशन में बटे में होता है। में लगभग 100 एनिलिडा इसका आंसर होगा। ममीज ऑफ द इजिप्ट their arteries preserved due to the presence of। मिस्र में जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स तो मरने के बाद में डेड बॉडीज को रखा जाता है, जिस लगभग जो ये होती है ना ब्लड वेजल्स जो आर्टरीज होती है वो लंबे समय तक डिजनरेट नहीं। इसका कारण क्या है, उन्होंने बोला है कि धमनियां अधिक समय तक संरक्षित रहने का कारण क्या है। इसका कारण में पाए जाने वाली इलास्टिसिटी बनाए रखती है ना धमनियों की, आर्टरीज की इलास्टिसिटी बनाए रखती है, वो है येलो फाइबर्स। तो क्या होते हैं येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज फाइबर जो होते हैं ना उनकी वजह से होता है। वन आंसर क्या है देखिए 138 का आंसर, क्योंकि येलो फाइबर कनेक्टिव इलास्टिक जो कनेक्टिव यहाँ पर की बात कर रहे हैं। येलो इलास्टिक जो कनेक्टिव के बारे में मैं आपको बता दूं, वजह से इलास्टिसिटी डेवलप होती है और ये आर्टरीज होते हैं वॉल में पाए जाते हैं, इन्हीं की वजह से लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकती है। उसके बाद में देखिए इन कॉकरोच ओथिका इज फाउंड बाय द सीक्रेट। कॉकरोच के अंदर जो ओथिका बनता है ना, के अंदर फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, उस ओथिका की बात करें वो कौन लैंड है जिससे बनता है। ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर आपको पता है इसके अंदर आंसर क्या है, सेकंड है और लैटरल। 140 द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमन इज फाउंड बाय द जॉइनिंग ऑफ। अब कॉमन बाइल डक्ट किससे मिलकर बनी होती है, कॉमन बाइल डक्ट इधर देखो आप भाई, कॉमन जो बाइल डक्ट होती है ना दो चीज बनी होती है,
जो आती है, एक होती है क्या, डक्ट। डक्ट होती है ना, ये आती है यहाँ पर गॉल ब्लैडर से आती है ना। और दूसरी चीज कहाँ से आती है, दूसरी होती है हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट मतलब यहाँ से लीवर की जो सेल्स पाई जाती है, लीवर की जो वहाँ से आती है ना। तो क्या है, इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो है आंसर यहाँ सेकंड है। इसके अंदर सेकंड के अंदर क्या आएगा, डक्ट से मिलकर बनी होती है, हिपेटिक डक्ट से। इन दोनों से मिलकर बनी होती है 41। तो इन दोनों से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनी होती है। कॉमन बाइल डक्ट जो ओपन होती है, ओपन होगी तो जाकर ड्यूडेनम के अंदर। नेक्स्ट चलिए आगे देखिए, इन विच लेयर ऑफ स्टोमक आर अ गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेटेड। इन्होंने पूछा है कभी जो गैस्ट्रिक होती है स्टोमक के अंदर, वो कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। बात है, आपको इसके लिए ना हिस्टोलॉजी देखनी पड़ेगी। आपको पता है कौन कौन सी लेयर इसके अंदर पाई जाती है। सबसे बाहर सिरोसा होती है, मस्कुलर लेयर होती है, सब मिकोजा होती है, और अंदर कौन सी होती है, होती है। सबसे अंदर जो मिकोसा पाई जाती है ना, के अंदर क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पर सेकंड हो जाएगा 141। लेयर एलिमेंट्री कैनाल की जो हिस्टोलॉजी होती है ना, जो आहार नाल है उसकी आंतरिक संरचना के अंदर आपने देखा राउंडेड स्ट्रक्चर कोसा होता है, सबसे बाहर वाला इसी स्तर होते हैं, मस्कुलर लेयर सब मिकोसा होता है। तो मिकोसा सबसे अंदर वाली लेयर में पाए। के बाद में देखिए 142 में क्या है देखते हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि फूड जो होता है, हम जो खाना खाते हैं वो मिक्स होता है इसके साथ एसिडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गेस्ट मतलब जो आमाशय होता है HCl भी रहता है, ठीक है। जो फूड हम लेते वो फूड गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर स्टोमक में क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, साइटली डाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड, साइटली डाइजेस्टेड जो फूड होता है क्या कहा जाता है, इन्होंने पूछा है क्या, द फूड मिक्स थ्रू द विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द क्रंचिंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल, व्हाट कॉल द फूड देन। इसको क्या कहा जाता है, जो आमाशय में भात कहलाता है, सबको पता है वो काइम कहलाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, काइम सेकंड, है ना भाई। मुख गुहा ओरल कैविटी से जब भोजन निकलता है फूड, तो बोलस कहते हैं, और जब स्टोमक से निकलता है तो उसे काइम कहते हैं। फूड डाइजेशन आइल 42 के बाद में देखिए 140 143 में क्या है, इन्होंने स्टेटमेंट दिए रेस्पिरेशन। इन्होंने कहा है कि वेंटिलेशन या ब्रीदिंग मतलब जब हम अंदर या बाहर श्वास निकालते हैं दौरान, श्वसन के दौरान क्या दौरान डायफ्राम जो है वो किस तरह से मूवमेंट करता है यहाँ पर, मतलब उससे संबंधित जो सारी चीज़ें ना उनकी स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि डायफ्राम रिलैक्स एंड एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायफ्राम जो होता है ना उसकी रिलैक्स हो जाती है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो हमारे एयर है वो लंग से बाहर निकलती बात है। ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन लंग्स एक्ट एज द सक्शन पंप। सही बात है, यहाँ रेस्पिरेशन के दौरान लंग्स किसकी तरह काम करते हैं, हवा को खींचना और छोड़ना, सक्शन पंप का है। इंस्पायरेशन इज अ पैसिव, एक्सपायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, ये गलत है। और यहाँ पर हमें कौन सा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसमें से, क्योंकि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। कारण क्योंकि जब इंस्पायरेशन करते हैं ना तो जितनी मसल्स होती है जो रेस्पिरेशन सब कॉन्ट्रैक्ट होती है,
डायफ्राम हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स हुए, सब कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपायरेशन के सब रिलैक्स करती है। रिलैक्स होने में किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होने में वजह से इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका सही है, फोर्थ स्टेटमेंट, फॉर क्विट ब्रीदिंग एक्सपायरेशन एंड इंपॉर्टेंट रोल। सही बात है, शांतिपूर्ण शोषण के लिए होता है ना इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल बात है। नंबर 44, हार्ट पंप करता है ब्लड को फ्रॉम फोर्सफुली इन ओल्डर पर्सन्स देन यंगर पम्प्स। तो बताओ, इनके कहने का मतलब ये है कि बूढ़े व्यक्तियों में हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है यंग के कंपैरिजन में, जवान व्यक्तियों के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक ही कारण से हो सकता है, जो आर्टरीज होती है उनकी क्या पाई जाती है, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी की वजह से, येलो फाइबर की वजह से। तो वो जो प्रत्यास्थता होती है ना वो खत्म हो जाए ओल्ड एज के साथ, जैसे बढ़ती है आर्टरीज की जो प्रत्यास्थता होती है ना, इलास्टिसिटी, वो खत्म हो जाती है वॉल की। इसकी वजह से क्या होता है, जो पंप होता है, मतलब जो यहाँ पर हार्ट है उसको ब्लड को पंप करने में ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज। सही बात है, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता भाई। डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड, ऐसा नहीं होता है। इन फॉल इन न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द ब्लड, न्यूट्रिएंट कमी हो जाए तब भी ऐसा नहीं। इंक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी तो तब कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑल वेंस कैरी द डिऑक्सीनेटेड ब्लड एस्केप्ड, किसको छोड़कर, सारी वेंस में डिऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन कौन है अपवाद? अपवाद तो एक ही है जो हार्ट से जुड़ी हुई रहती है। ये देखिए, हार्ट से जुड़ी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, आपने सुना होगा पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, और पल्मोनरी वेन एक दोनों के दोनों। पल्मोनरी आर्टरी इस वजह से अपवाद है क्योंकि वो आर्टरी है, प्योर ब्लड होना चाहिए था लेकिन प्योर ब्लड हो। और पल्मोनरी वेन अपवाद है क्योंकि उसके अंदर वेन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। 146 पे चलते हैं। यदि इन्होंने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 में, यदि हेनले लूप, जो मैमल्स होते हैं, मतलब हम मैमल्स की बात करें इंसानों की, हमारे अंदर अगर नेफ्रॉन में से हेनले लूप को हटा दिया जाए, हेनले लूप को हटा दिया जाए तो लूप को अगर हटा दिया जाए तो यूरिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यूरिन पे? तो सुनिए क्या, यूरिन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है भाई। देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। देयर विल बी हार्डली एन चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉर्म्ड, ऐसा भी नहीं है। द यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड, ज़्यादा सांद्रित हो जाएगा यूरिन, नहीं। अरे हेनले क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगी, इन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हेनले लूप होता है तो वाटर कंसंट्रेटेड, यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है, और हेनले लूप होगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा और तरल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट। इसके अंदर आंसर आ जाएगा फोर आ जाएगा। ये लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर करेक्टेड, यहाँ पर कौन सी जो है, मतलब कोई जो स्ट्रक्चर लिखी हुई उसके सामने जो है के बारे में लिखा हुआ है, तो कौन सा डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है। टिबियर फिबुला के सामने लिखा हुआ है तो ये नी जॉइंट का जो बनता है, नी जॉइंट में पार्टिसिपेट करती है, बिल्कुल सही बात है। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती, बट डू रिक्वायर द ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन नीड, लेकिन इनको न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है? नहीं, शोल्डर जॉइंट तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन एल्बो जॉइंट तो हिंज जॉइंट है, ये नहीं हो सकता कुछ भी, है ना, नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि टिबिया फिबुला बिल्कुल इस बात को बताती है, क्योंकि न्यू जॉइंट तो उन्हीं से बनता है ना भाई, इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात है, तो यहाँ पर क्या है कि आंसर जो है वो इस वजह से फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि नी जॉइंट मिलकर। चलिए आगे, उसके बाद में क्या है, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, भाई जो नर्व इम्पल्स होता है
देखो देखो नेक्स्ट तो है क्वेश्चन, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ 114 114वां नंबर का क्वेश्चन है। ये 114वां जो नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्रम को इस वजह से तोड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए कि एक्चुअल में क्या है कि ये बॉटनी के उसमें चला गया है। ये 114 क्वेश्चन है, 114वां क्वेश्चन। ये सेल से चैप्टर से संबंधित है, सेल डिवीजन से, कोशिका विभाजन से संबंधित चैप्टर है। इसमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें गुणसूत्र वहाँ पर सेंट्रियोल्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है कि जो डायग्राम हमें दिया है ना, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ सेंट्रोमीर, नंबर ऑफ काइनेटोकोर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। इसके पहले वाला जो जो हमने सोल्व करवाया था उसके अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन था। और इसके अंतर्गत क्या है, अब देखिए इसके अंदर कितने क्रोमोसोम दे रखे हैं, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम दे रखे हैं। यहाँ पर इसके अंदर आंसर जो है वो 4 है। आप देखिए कि आंसर 4 क्यों है इसका, आंसर 4 इस वजह से है भाई, कितने क्रोमोसोम 4, तो 4 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितनी है, 4 क्रोमोसोम है, हर एक के पास उसमें 2-2 क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं क्योंकि वो पेयर है जोड़े में, इस वजह से 8 क्रोमेटिड हो गए। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने, 4 ही होंगे यहाँ पर नॉर्मली, है ना भाई। क्रोमेटिड की संख्या यहाँ पर कितनी, 8 हो जाएगी ना, 4 क्रोमोसोम है तो 4 तो 8 हो गए। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने हो गए, 4 हो गए क्योंकि 4 क्रोमोसोम की संख्या है। काइनेटोकोर भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे क्योंकि हर एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर पाए जाते हैं, इस वजह से इसका आंसर 4 होगा। उसके अलावा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 115 115 है ना, तो 115 जो है यह भी किससे संबंधित है, ये भी उससे संबंधित है, हमारे सेल डिवीजन से संबंधित। क्या दिया है इन्होंने, देखो हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट, कितने स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए आंसर है 3 स्टेटमेंट सही है। जैसे आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ, 115 है, 115 क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहला है, इसमें 3 स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। तो कौन कौन से सही है मैं आपको बताऊं, देखो क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड ऑन डबल मेटाफेजिक प्लेट इन मेटाफेज फर्स्ट बट ओनली 1 इन मेटाफेज सेकेंड, बिल्कुल सही बात है। मेटाफेज फर्स्ट जो है तो 2 ही प्लेट बनती है मेटाफेजिक प्लेट, और सेकेंड के अंदर एक ही बनती है। सेंट्रोमियर इज कनेक्टेड टू द 1 स्पिंडल पोल इन मेटाफेज फर्स्ट बट बोथ इन मेटाफेज सेकेंड। अब देखिए मेरी बात सुनिए, क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो होते हैं ना, सेंट्रोमियर्स वो कनेक्टेड होते हैं स्पिंडल फाइबर से। तो मेटाफेज जो फर्स्ट होता है ना उसमें एक तरफ से कनेक्टेड होते हैं 1 स्पिंडल फाइबर से, क्योंकि उनको एक तरफ जाना होता है। लेकिन सेकंड के अंदर दोनों तरफ से कनेक्टेड होते हैं क्योंकि वहां पर डिवाइडेशन होता है। फर्स्ट के अंदर डिवाइडेशन नहीं होता है, सेकंड में डिवाइडेशन, ये भी सही है। सेंट्रोमियर डिवाइड बोथ इन एनाफेज फर्स्ट एंड सेकंड, क्या सेंट्रोमियर का डिवीजन फर्स्ट और सेकंड में दोनों में होता है, नहीं होता है, ये गलत है बस। यहाँ का मतलब क्रॉसिंग ओवर होती है ना प्रोडक्ट मोर टूवर्ड द अपोजिट पोल बोथ इन एनाफेज फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए क्रॉसिंग ओवर ये कह रहा है नॉर्मली, ये भी नहीं होती है। डिप्लोटिन इन द शॉर्टेस्ट सब फेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर डिप्लोटिन सबसे छोटी अवस्था होती है, सही बात है। इसी वजह से पहला, दूसरा और पांचवा स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पहला, दूसरा और पांचवा, तीसरा और चौथा यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, इस वजह से 3 ही होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 133 है ना, ये जो है बॉटनी वाले सर सोल्व नहीं कराएंगे, इनको मैं ही करवा रहा हूँ इस वजह से। ये देखो इन्होंने एलेक्स जेफरी डेवलप द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, द प्रोब इज यूज्ड एज, उन्होंने बोला है एलेक्स जेफरी जो था उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने इसके द्वारा उपयोगी प्रोब थी, मतलब प्रोब के बारे में क्या बताया था। तो देखो इनके अंदर क्या है, VNTR है इसका आंसर, VNTR इसके अंदर 4 है, VNTR। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा था ये जो प्रोब होते हैं ना उसको यूज किया जाता है जो क्रोमोसोम में बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ यहाँ पर जो है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले वो पार्ट है जो ज्यादा बार क्रोमोसोम्स के अंदर
उन्हीं को प्रोब के रूप में यूज किया जाता है। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद में वापस आ जाइए 148 पर। देखिए 148 में है क्या? 148 में कुछ भी नहीं, इन्होंने कहा है कि एक्शन पोटेंशियल, आपने नाम सुना होगा। एक्शन पोटेंशियल कब होता है? जब नर्व कंडक्शन होता है, तो नर्व कंडक्शन में एक रेस्टिंग फेज होता है, एक वर्किंग फेज होती है। जब इम्पल्सेस एक्सोन के ऊपर पाए जाते हैं तब उससे क्या करते हैं? एक्शन पोटेंशियल, मतलब वर्किंग की कंडीशन में हो जब एक्सोन, तो उस दौरान कैसी मूवमेंट होती है? उस दौरान क्या होते हैं? क्या पोटेशियम जो आयन होते हैं वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। कौन फ्लूइड से बाहर की ओर जाएंगे क्या? नहीं, सोडियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आएंगे। सही बात है, बिल्कुल, ये इसका आंसर सही है। तो देखिए आंसर नंबर सेकंड क्यों सही है? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल के दौरान सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने से बाहर जो पोटेशियम होता है वह अंदर की ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटर करता है। सोडियम की बाहर ज़्यादा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या हो गए? सोडियम जो आयंस होते हैं ना वो एंटर करते हैं अंदर की ओर। ये एक्सोन है, एक्सोन की ओर अंदर एंटर करेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसके द्वारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के द्वारा। बात है, चलिए आगे 149 में क्या है? मैच करवाना है। मैच करवाने वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अगर आपको मतलब ये 4 दिए हैं, 4 में से अगर मान लो आपको 3 भी आते हैं ना तब भी आप कर लोगे, 2 भी आते हैं तब भी आप मैक्सिमम आधा आधा उसे लगभग पूरा कर ही दोगे, आप दिमाग लगाते हो तो अच्छे। देखो इसमें एपिनेफ्रिन दिया है, टेस्टोस्टेरोन दे रहा है, ग्लूकागोन और एनएफ फैक्टर दिया है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। एपिनेफ्रिन क्या करता है? तो हार्ट बीट। अब इनमें से जो स्टेटमेंट दिए उनमें से 4th स्टेटमेंट इसके काबिल है, हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। इसी वजह से का जो आंसर है वो सेकंड है। कारण क्योंकि ए जो है ना वो मैच करता है 4 से। एपिनेफ्रिन हार्ट बीट को इंक्रीज करता ही करता है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन क्या है? ये जो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से रिलीज होने वाले हार्मोन है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, तो क्या करते हैं? हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं। बी के सामने किसको रखें हम? अब बी के सामने रखते हैं अब हम 4 को। क्यों? देखिए सॉरी, बी के सामने है फर्स्ट रीजन, क्योंकि बी के सामने फर्स्ट इसमें टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ना मसल्स की ग्रोथ बढ़ाते हैं, इसमें रिलीज होते हैं। और मेल में क्या होती है? जो मसल्स होती है ना, मसल डेवलपमेंट क्या होता है फीमेल कंपैरिजन में, कारण है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसके सामने क्या है? ग्लूकागोन क्या करता है? सबको पता है इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन चेंज करता है? ग्लूकागोन करता है। ठीक है, आंसर थर्ड हो जाएगा डी, क्योंकि डिक्रीज इन लेवर ग्लाइकोजन कंटेंट यहाँ बात है। और एएनएफ फैक्टर क्या करता है? एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, ये कुछ नहीं करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज का काम करता है। एएनएफ फैक्टर, एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर क्या करता है? हमारी जो आर्टरीज होती है ना उनकी वॉल को डायलेट कर देता है। डाइल्यूट मतलब फैला देता है। जैसे वॉल फैलती है ब्लड का प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो गया, कम हो गया। 140 150 आ जाएगा इसके बाद में। देखिए 150 में क्या है? सीधा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट। क्या दिया है? इसने दिया है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है ना उससे 2 तरह की डिजीज होती है, एक डेफिशिएंसी डिजीज और एक ज़्यादा हाइपरथायरॉक्सिन डिजीज, हाइपोथायरेमिक डिजीज। भाई एक तो हाइपो होती है, एक हाइपर होती है। हाइपो मतलब जब हार्मोन्स कम रिलीज हो, जब हार्मोन कम रिलीज होते हैं तो डेफिशिएंसी डिजीज होती है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी डिजीज है जो यहाँ पर उसकी वजह से नहीं होती? किस वजह से? डेफिशिएंसी वजह से नहीं होती है। तो देखो क्रिटिनिज्म होती है, मिक्सोडीमा होती है, गोइटर होती है, तो एक्सोप्थैलेमिक गोइटर नहीं होती है, क्योंकि एक्सोप्थैलेमिक गोइटर जो होती है ना वो यहाँ पर किसकी वजह से होती है? एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से एक्सोप्थैलेमिक गोइटर डिजीज होती है। आपने पढ़ा होगा
के अंदर आईबॉल्स जो होते हैं ना वो बाहर की ओर आ जाते हैं, है ना, बीएमआर बढ़ जाती है, ये सारी चीजें होती है। आईबॉल्स बाहर की ओर आ जाना, आंखों का बोले होते हैं ना उनका बाहर की ओर निकल के आ जाना, है ना, बीएमआर बढ़ जाना, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होना बॉडी के अंदर, एक्सोथैलेमिक गोइटर जो है ना उसके अंदर होता है। चलिए आगे 151 देखिए 151 में क्या है। 151 के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि जो ओवेरी होती है उसमें ग्राफियन फॉलिकल बनती है, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम निकल जाता है, रिमेनिंग पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम कहते हैं भाई, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम एज एंडोक्राइन ग्लैंड, कॉर्पस लूटियम क्या होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है भाई, देखिए कॉर्पस लूटियम, लूटियम के क्वेश्चन नंबर 152 कॉर्पस लूटियम हो गई। चलिए आगे, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ वर्क करती है, आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज भी यही करती है। 152 में इसने क्या पूछा है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। देखिए इन्होंने कहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज होता है, ठीक है, तो साइकिल में फेज होता है, तो अनफर्टिलाइज्ड जो एग होता है ना सेकेंडरी ओसाइट, जो ऑटोलाइसिस मतलब खुद ही डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके अंदर जो हार्मोन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो कौन से हैं, तब हार्मोन की भूमिका किसकी होती है, इसमें आंसर देखो फोर्थ है कि प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं ना इनहिबिट कर देते हैं प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन को, स्लोगिंग ऑफ द यूरिन लाइनिंग नॉर्मली। क्या होगा जब तक कॉर्पस लूटियम में हार्मोन रिलीज होगा, अब मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस लूटियम आएगी, और जब कॉर्पस लूटियम जी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद होता है ना वजह से, क्योंकि यहाँ तो एक तो कॉर्पस लूटियम खत्म और एक प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन रिलीज हो जाता है। तो देखिए इसके अंदर जो आंसर है वो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन्स जो हार्मोन होते हैं ना उनकी मात्रा आती है ना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लो बताओ, स्टेटमेंट को पढ़िए और यहाँ पर करेक्ट जो स्टेटमेंट होती है ना वो छांट, चलो छांट देते। देखो HPL प्ले द मेजर रोल इन द पार्टुरेशन, पार्टुरेशन क्या होता है नॉर्मली डिलीवरी टाइम पीरियड, जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो बच्चा लेबर पेन के, यहाँ पर नॉर्मल जो डिलीवरी होती है ना उसे पार्टुरेशंस कहते हैं। HPL की इसमें इंपॉर्टेंस ये नहीं, केवल एम्ब्रियो जो होता है ना उसको डेवलप मतलब मेंटेन करते हैं उसके डेवलपमेंट, फीटस शो करते हैं मूवमेंट फर्स्ट टाइम इन द 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये फीटस जो मूवमेंट होती है ना ये तो 4 और 5 मंथ में हो जाती है। सिग्नल्स फ्रॉम द पार्टुरेशन कम फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्रेजेंट, ये बात सही है बिल्कुल। इसलिए देखिए यहाँ पर हमारे अनुसार जो आंसर होता है ना वो क्या है, आंसर यहाँ पर के अंदर सेकंड है, और सेकंड में दिया है तो थर्ड स्टेटमेंट जो होता है ना ओनली यही सही है। और बात भी सही है, जब फीटस डेवलप हो जाता है अच्छी तरह से के सिग्नल्स वहाँ से निकलते हैं, है ना, सिग्नल जाते हैं फुल प्लेसेंटा और फीटस से। चौथा स्टेटमेंट भी गलत है, एम्ब्रियोज हार्ट इज फाउंड बाय द सेकंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, क्योंकि सबसे पहले तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है लेकिन ऐसा नहीं है, लगभग फर्स्ट मंथ जैसे कंप्लीट होने लगता है तो हार्ट बीट डेवलप हो जाती है ना। हाउ डू द पिल्स वर्क, अब लो बताओ ओरल पिल्स जो होती है यहाँ पर फीमेल्स को प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो ओरल पिल्स दी जाती है ना वो कैसे वर्क करती है, तो वर्क कैसे करती है, ओवुलेशन को रोक देगी, इम्प्लांटेशन को रोक देगी, गर्भ मतलब जो ओवम होता है ना वो फ्री होता है, आकर कहाँ अटैच होता है, ओवरी की वॉल से अटैच होता है ना वो रोक देते हैं। उसके बाद में क्या है, अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म, सही बात है। जो यहाँ पर यूट्रस होता है उसमें क्या होता है, सर्विक्स होता है, सर्विक्स की जो एंट्री गेट होता है ना वहाँ पर म्यूकस का प्लग बन जाता है, तो म्यूकस का प्लग जो होता है ना वो स्पर्म को एंट्री नहीं देता है। उसके बाद में नंबर 3 क्या है, प्रिवेंट द एजुकेटेड स्पर्म फ्रॉम द एंड,
ओरल पिल्स ऐसा कुछ नहीं कर सकती, हैबिट जेनेसिस भी नहीं कर सकती, क्योंकि स्पर्म जो है वो मेल गैमेट, यहाँ मेल गैमेट से वजह से, और मेल के अंदर कोई ऐसी ड्रग्स यूज नहीं की जा सकती। के अंदर आंसर सेकंड होगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर 154। 154 में देखिए क्या है, सॉरी हो गया था, तो 154 और ये देखिए इसमें मैच करवाना है, कोई बिल्कुल ही दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैच में क्या है, सिफिलिस, सिफिलिस किसकी वजह से होती है, डिजीज ट्रिपोनेमा पैलिडियम की वजह से होती है। तो बताओ इसके अंदर, तो इसके अंदर ए का क्या हो गया, ए के साथ यहाँ पर जुड़ गया है थर्ड। चलो बी का बताओ, बी के साथ कौन जुड़ेगा, है ना, कैनक्रोइड हीमोफिलस ड्यूरेसाई की वजह से होती है, यहाँ पर इसके सामने सेकंड आ जाएगा, डी के सामने। चलो ठीक है, सी के सामने क्या आएगा, एड्स, एड्स जो है उसके सामने 4 आ जाएगा। और डी जेनाइटल वॉर्ड किसकी वजह से, हीमोफिलस पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, फर्स्ट। ठीक है, ये आ गया, ये जिसके भी अंदर हो तो यहाँ पर सही कर दिया जाए, 3 2 4 1, आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, चलो 156 में क्या है, इन्होंने बोला है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं, ये जो प्रोग्राम चलता है बेबी को फॉर्म करने का, इनमें से कौन सी एक टेक्निक है जो टेस्ट ट्यूब बेबी को फॉर्म करती है। इनमें देखो ICS है, देर का IU है, देर का GFT देगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर्स, इसमें से एक सही और वाली, क्यों, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, क्यों क्या होता है, फर्टिलाइज होता है ना, वो लेबोरेटरी में हो जाता है ट्यूब के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब होती है ना उनके अंदर फर्टिलाइजेशन करा लेते हैं, स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करा लेते हैं इधर बाहर लेबोरेटरी में, फिर वो जो एम्ब्रियो बनता है ना, वो जाइगोट जो बनता है, उस जाइगोट को यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, कोई तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, है ना। इसके अंदर 4, ठीक है, 157, इसमें देखिए क्या दे रखी है, 157 में दे रखा है कि, तो बताओ, इन्होंने कहा है कि कॉन्डम जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, इन्होंने बोला है, तो ऐसा क्या कारण है कि मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, दे आर द इफेक्टिव बैरियर फॉर द इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म्स का मेल की वेजाइना में इजेक्ट करना, डालने की प्रक्रिया जो होती है इंसेमिनेशन, उसमें बैरियर का काम करते हैं, सही बात है, रोक लेते हैं, वो खुद रख लेते हैं, एंड दे डू नॉट द इंटरफेयर विद द, यहाँ पर कोइटल एक्ट नॉर्मली, ये किसी भी तरह से मतलब जो पॉपुलेशन होता है, जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर किसी की तरह का ये मतलब रुकावट बनते हैं क्या, नहीं बनते हैं। दे हेल्प इन द रिड्यूस इन द रिस्क ऑफ द STD, यहाँ पर नॉर्मली तो क्या है इसके अंदर, क्या STDs जो है वो भी क्या यहाँ पर तो क्या है यहाँ पर नॉर्मली इसको क्या दिया गया है, दे हेल्प इन द रिड्यूस इन द रिस्क ऑफ द STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है ना उसको भी रोकने का काम करते हैं, तो इसके आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। चलिए आगे 158 की अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, क्या कह रहे हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको कौन फॉलो करवा सकता है, इसको एक ही चीज फॉलो करवा सकती है, वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्यों करवा सकती है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक से अधिक कैरेक्टर्स को यूज करके उसका यूज किया जाता है, किस चीज के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। तो एक से अधिक जब कैरेक्टर लेते हैं इन मतलब यहाँ पर जेनेटिक्स के अंदर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाने के लिए, देखने के लिए, तो कंपटीशन तो तभी होगा जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर होंगे, जब एक ही कैरेक्टर होगा तो वो मोनो हाइब्रिड में होता है, हम पता नहीं लगा सकते, हाइब्रिड में लगा सकते, हम हाइब्रिड में पढ़ा है, दो कैरेक्टर का यूज़ किया था मेंडल ने, हाँ उसके अंदर हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगा सकते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी कितने भी कैरेक्टर हों किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल्स में, सबको स्वतंत्रता होती है एक जनरेशन में जाने की, तरह की कोई दबिश या किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन था 158, उसके बाद में देखिए 158 के बाद में है 159 में क्या आंसर है भाई,
यहाँ तो ये देखना है कि जो लिखा हुआ है उसके सामने के सिम्टम्स क्या सही है किसी डिजीज के सामने। तो डिजीज है फिनाइलकीटोनूरिया, इसमें लिखा है यूरिन टर्न ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू द लाइट, जैसे यूरिन एयर के कांटेक्ट में आया ब्लैक हो गया। अरे मिस मैच चेक करना है इसमें, और यही सबसे पहले ही मिस मैच आ गया, तो बताओ बाकी सब ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या है, फिजिकल मेंटल रिटार्डेशन होती है डाउन सिंड्रोम में, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम स्टेराइल मेल, सेक्सुअल जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। टर्नर सिंड्रोम्स में भी सेक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, फीमेल के अंदर स्टेराइल फीमेल होती है। के अंदर आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि फिनाइलकीटोनूरिया में ऐसा नहीं होता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द फीमेल बिकम द हिमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर, बिकम द मदर ऑफ द सच फीमेल हैज टू बी लिस्ट एंड फादर टू बी द। इन्होंने कहा है कि जो हीमोफीलिया डिजीज होती है ना, मेल और फीमेल क्या है, मतलब एक्चुअली में डिजीज किसको होती है, फीमेल को होती है कि मेल को होती है, फीमेल को नहीं होती है, मेल कैरियर होता है, मेल यहाँ पर डिजीज होती है। तो हीमोफीलिया जो डिजीज होती है ना वो किसको होती है भाई, हीमोफीलिया डिजीज जो होती है वो किसको पाई जाएगी, पर मेल को पाई जाएगी। तो आंसर क्या होगा सेकंड, क्यों कि इसके फर्स्ट ऑप्शन में दिया है क्या कैरियर, क्यों दिया है कैरियर, क्योंकि फीमेल कैरियर ही होती है। द फीमेल हैज टू बी लिस्ट द कैरियर एंड फादर, तो कैरियर होती है, जबकि मेल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, यहाँ पर तो मेल होते हैं ना हीमोफिलिक होते हैं, ठीक है, तो फीमेल कैरियर होते हैं, और जबकि मेल कैसे होते हैं, हीमोफिलिक होते हैं। बात है 161, है ना। जानते हो आप कारण क्या है, क्योंकि क्या होता है कि एक्स और वाई होता है, और हीमोफीलिया का जीन जो होता है ना वो एक्स पर पाया जाता है ना, इस वजह से। तो ये क्या होता है कि जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आता है फीमेल के अंदर तब जाकर हीमोफीलिया होती है, जब ये हिट्रो कंडीशन में होता है ना विषम में, तब हीमोफीलिया डिजीज नहीं करता फीमेल के अंदर, एक एक्स पाया जाता है इस वजह से, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 161, 161 का क्या आंसर है आप देखिए। 161 में इन्होंने दिया है कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में कोई सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैन नॉट हैव द ओरिजिनेटेड साइमल्टेनियसली फॉर नॉन लिविंग मैटर। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर प्रयोग दर्शाता है कि सरलतम जीव अजैविक पदार्थों से स्वतः उत्पन्न नहीं होते। ये तो भाई इवोल्यूशन वाली बात है, इवोल्यूशन उद विकास, उसमें कहा था कि जीव ही जीवों को उत्पन्न करते हैं, निर्जीव वस्तुओं से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। ये चीज कौन बताते हैं, माइक्रोब्स कैन नॉट अपीयर ऑन द स्टेराइल ईस्ट, सूक्ष्म जीव स्टेराइड ईस्ट पर नहीं दिखाई देते। ये इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यही ये चीज बता सकता है, क्योंकि लार्वा कुड अपीयर इन द डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर, लार्वा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में दिख सकता है ना। जो ब्रेड को आर्द्रता वाली जगहों पर रखने पर उसमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं, सही बात है। मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन द वेसल्स, मांस को गर्म करके बंद बर्तन में रखने पर यह खराब नहीं होता है, सही है ना। तो निम्न में से कौन सा प्रयोग दर्शाता है कि सरलतम जीव अजैविक पदार्थों से स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता। इस चीज को दिखाने के लिए बोला है कि सूक्ष्म जीव स्टेराइड ईस्ट पर नहीं दिखाई देते, ये नहीं बता। बाद में चलिए 162 में क्या आंसर है, अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार शुरुआत में जब पृथ्वी के बनने की थ्योरीज दी गई थी उस समय कहा गया था कि जीवों के उत्पन्न होने से पहले एटमॉस्फेयर वातावरण में पृथ्वी पर क्या पाया जाता था, रिड्यूसिंग था, मतलब ऑक्सीजन नहीं थी, और क्या था यहाँ पर देखो ऑक्सीडाइज था, नहीं था, ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन था, गलत, ऑक्सीडाइज नहीं था, रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन थी स्मॉल मात्रा में, नहीं, तो इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग था पहले का एनवायरनमेंट, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, सही बात है। ऑक्सीजन एब्सेंट इन O2 फॉर्म, O2 फॉर्म में ऑक्सीजन पाई नहीं जाती थी भाई, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते थे, सही है बिल्कुल। 163
163 में क्या है, इन्होंने बताया कि 1953 में मिलर आया था, एसएल मिलर। एसएल मिलर था, मिलर ने क्या किया था, एक प्रयोग किया था, और मिलर ने वो प्रयोग अपनी लेबोरेटरी में किया था, और उसने वो सिचुएशन डेवलप की थी जो पृथ्वी पर जीव उत्पन्न हुए थे उसके पहले, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था अर्थ के ऊपर और कुछ गैसेस पाई जाती थी, अमोनिया पाया जाता था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर्स थी, ये सारी चीज़ें। तो ऐसी, तो ये बोल रहा कि प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन क्रिएटेड इंक्लूड किसके अंदर है यहाँ पर, तो लो टेम्परेचर वाले तो वैसे भी नहीं हो सकते, हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर, ये गलत है, चौथा वाला सही है, हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म थी, कि वॉल्केनिक जो ज्वालामुखी थे ना उसकी राख पाई जाती थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंडीशन थी क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 के रूप में नहीं पाई जाती थी, और यहाँ पर मैथेन थी और अमोनिया थी, वजह से आंसर 164। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैच करना है भाई, डेंगू फीवर इसी से ही होती है, सही बात है, करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच, जो यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है, तो डेंगू फीवर तो फ्लेवी राइबो वायरस से होता है, प्लेग एस्ट्रीना पेस्टिस से होता है, यार्सिना पेस्टिस, फाइलेरिसिस बुचेरेरिया पैनक्रोप्टी से होता है, लेकिन सिफिलिस किससे होता है, ट्राइक्यूरिस नहीं, सिफिलिस गलत है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर बताया, पहले बताया था सिफिलिस ट्रिकोनोमा पैलिडियम से होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द एलर्जी, एलर्जी के समय कौन सी सेल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है महत्वपूर्ण रूप से, 65 में कौन है, बी लिम्फोसाइट करती है क्या, नहीं, कुल बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, लिवर सेल्स नहीं करती, रेड ब्लड सेल्स नहीं करती, मास्ट सेल करती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आंसर थर्ड हो जाएगा, मास्ट सेल, क्योंकि मास्ट सेल आपको पता है ना हिपेरिन रिलीज करती है, और ये हिपेरिन है ना एलर्जी के समय रिलीज होता है, इस वजह से। आगे कितने हो गए, 165, हाँ भाई 165 हो चुके हैं, आगे देखिए 166 में क्या दे रखा है, देखिए 166 में दे रखा है कि जो वैक्सीन है अगेंस्ट द पोलियो वैक्सीन, पोलियो की जो वैक्सीन होती है ना किस तरह का एग्जाम्पल है, ऑटो इम्यूनाइजेशन है, पैसिव है, एक्टिव है, सिंपल इम्यूनाइजेशन है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, सबको पता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन कौन सी होती है, एक्टिव वो होती है जो पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी दी जाती है, पहले से प्रिपेयर्ड बाहर बनी हुई एंटीबॉडी को किसी ऑर्गेनिज्म को देना, और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटीबॉडी का बनना दोनों अलग अलग चीज़ें, अंदर जो बनती है ना वो पैसिव है, और जो बाहर बनाकर दी जाती है वो एक्टिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, ठीक है। 167 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, कैंसर के लिए कौन कौन सी थ्योरीज यूज करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर आंसर में अब आप तो बता दूं 4 है, क्योंकि सारी चीज़ें सही है, इन थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी यूज की जाती है, सर्जरी यूज की जाती है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, सारी थेरेपी। 168 के अंदर आंसर क्या होगा, इसके अंदर आप देखो चरस और गांजा की वजह से क्या हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जो है वो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, है ना, पसीना आएगा आपको बहुत ज़्यादा, ये कार्डियोवैस्कुलर लेने की वजह अफेक्ट करेगा। 169 कोकीन किससे ऑब्टेंड होता है, सीधा सा ऑप्शन है, सीधा सा आंसर है इसका, इरिथ्रोजाइलिन कोकाइन, इसका आंसर फर्स्ट है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट से मिलता है हमें कोकेन, कोकाइन होता है इस प्लांट से हमें मिलेगा। एड्स जो होता है HIV की वजह से होता है, इन्होंने कहा है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनमें से HIV का एड्स का कौन सा नहीं होगा, तो इनमें से एक ही नहीं होगा, देखो इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से फैलता है, इन्फेक्टेड नीडल की वजह से फैलता है, और सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन उसकी वजह से फैलता है, लेकिन टेकिंग द हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हाथ मिलाने से क्या हो जाएगा, 170 का आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगर 171 यहाँ पर क्या है, इसके अंदर 171 के अंदर क्या दिया है कि म्यूल क्या है, एक इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनने वाली है, तो ये म्यूल किससे प्रोड्यूस होते हैं, एक जानवर है म्यूल, है ना, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में
इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाने पर उत्पन्न होता है। तो म्यूल जो है इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या, सेकंड, क्योंकि ये जो डंकी होता है ना उसमें तो मेल लिया जाता है और फीमेल जो होता है ना हॉर्स लिए जाती है और उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराने से ऐसा होता है। 172 में देखिए कुछ भी नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्टली रिगार्डिंग द इनब्रीडिंग। यहाँ पर जिसके अंदर क्या है होमोजाइगोसिटी के अंदर कहा है कि अंतर संकरण से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ पर जो ब्रीडिंग होती है ना इससे संबंधित कौन सा कथन नहीं है, तो क्या है, इट इज द ब्रीडिंग बिटवीन द एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड्स, सही बात है। यहाँ पर जो सही नहीं है, इट डिक्रीज द होमोजाइगोसिटी, इट एक्सपोर्ट द हार्मफुल रिसेसिव जीन, इट हेल्प इन द एक्यूमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन। देखो सारी चीजें सही है। यहाँ पर जो हार्मफुल रिसेसिव जीन है ना उनको स्पोर करने का काम करेंगे, है ना, यहाँ पर दर्शाते हैं उनको नॉर्मली। इसके अलावा सुपीरियर जीन है ना उसको एक्यूमुलेट करने का काम करते हैं और जो सेम ब्रीड्स होते हैं ना उनके बीच में करवाते हैं। यहाँ पर समयुग्मकता को कम करते हैं नॉर्मली। तो हमने क्या, अंतर संकरण से संबंधित निम्न कौन सा कथन सही नहीं, यहाँ पर डिक्रीज द होमोजाइगोसिटी सही नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या, क्योंकि होमोजाइगोसिटी समयुग्मकता को यहाँ पर ये कम करता है, ऐसा नहीं है। ये समता जो है ये गलत है, मतलब क्योंकि तो इन ब्रीडिंग होती है यहाँ पर अंतर संकरण वजह से यहाँ नहीं चीज होती है। उसके बाद में देखिए इन्होंने 173 में दिया है कि कोई दो अलग अलग लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज ट्रांसफर ऑफ द सरोगेट मदर। इन्होंने कहा था कि पशुधन प्रजनन प्रयोग में निम्न से कौन सी अवस्था में प्रतिनियुक्त माता में स्थानांतरित किया जाता है, किसको, भ्रूण को या कोई भी जो है एम्ब्रियो है उसको कौन सी अवस्था में किया जाता है। 8 से लेकर 32 कोशिकीय भ्रूण को किया जाता है। 8 से लेकर 32 कोशिकीय भ्रूण होता है ना, क्या आता है इसके अंदर, आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आंसर थर्ड हो जाएगा 174 जो है। अब देखिए यहाँ पर कुछ है इसके अंदर बॉटनी के जो इकोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चंस है ना वो आ गए हैं यहाँ पर। तो इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं 174, 175, 176, 177 और 178 ये जो है ये सर जो है बॉटनी वाले सर वो एक्सप्लेन करेंगे आपको, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। बाकी जो नहीं करेंगे 179, 180 वो मैं बता देता हूँ। देखो 180 जो है 179 इसमें कथन है, इनमें ये कथन में ये दिया है कि रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेलेक्ट द करेक्ट वन। यहाँ पर कौन सा एक सही है स्टेटमेंट उनके बारे में, स्टेटमेंट थर्ड और फिफ्थ सही है। थर्ड क्या दिया है कि 2002 में मोर देन 40 किलोमीटर रोड ऑफ द बेंगलुरु विल लेड्स द हेल्प ऑफ द खानाज मिक्सचर्स। 2002 तक बेंगलुरु की 40 किलोमीटर से अधिक सड़कों को खान के मिश्रण द्वारा भरा गया। ये बात यहाँ पर सही है। 179 के अंदर जो है यहाँ पर थर्ड है, इसके अंदर ऑप्शन यहाँ पर थर्ड आएगा और 5 आएगा। और 5 क्या सही है कि पॉलीब्लेंड के आविष्कार से आधुनिक समाज को प्लास्टिक व्यर्थों से होने वाली हानि से मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इनोवेशन लाइक द पॉलीब्लेंड माइट हेल्प इन द मॉडर्न सोसाइटी विन बी स्मूथली विद द प्लास्टिक वेस्ट। मतलब प्लास्टिक जो व्यर्थ होता है ना उन चीज़ों से समाज को मुक्ति मिल सकती है इस पॉलीब्लेंड के आविष्कार से नॉर्मली, उन्होंने ये कहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी सब यहाँ पर ठीक। के बाद में 180 है, 180 संबंधित है फ्लोराइड पोल्यूशन से। फ्लोराइड होता है वाटर के अंदर इसकी वजह से किसको अफेक्ट करता है, ये सबको पता है, ये अफेक्ट करता है टीथ, दांतों को अफेक्ट करता है। फ्लोराइड जब वाटर में ज़्यादा होता है ना इसकी वजह से दांत जो होते हैं ना वो पीले हो जाते हैं। इसी वजह से फ्लोराइड युक्त वाटर पीने से दांत पीले हो जाते हैं, तो ज़्यादा कहीं जगहों पर देखने के मिलते हैं जनसंख्या, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो है हमारे बॉटनी वाले सर करेंगे।